हेलो एंड कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं बायोलॉजी वाला। मैं आपके लिए लेकर के आया हूं नेक्स्ट वीडियो जो कि है चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। ये चैप्टर हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है नीट के दृष्टिकोण से, जिसमें कि हम पहले 2 वीडियो दे चुके हैं, लेक्चर 1 लेक्चर 2। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, जहां पर इसकी सारी वीडियोस होंगी 12th क्लास वाले सिलेबस की। साथ ही साथ एक लिंक प्लेलिस्ट होगी 11th का, उसका भी प्लेलिस्ट का लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। वहाँ 11th की वीडियोज़ आ रही हैं। इस कोर्स में मैं आपको पूरा कोर्स जो है 11th का भी 12th का भी एनसीईआरटी से इसी तरीके से जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर आप नहीं देखी वीडियो तो आप पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। तो इस तरह से मैं पूरा एनसीईआरटी को लेकर के टॉपिक वाइज चीज़ों को कवर करता हुआ चलूँगा, और दिसंबर तक का हमने टारगेट किया है कि हम सिलेबस को पूरी तरह से कवर कर लेंगे या फिर पहले ही कवर कर लेंगे। ठीक है ना। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, 30 मिनट की वीडियो होती है, इससे बड़ी नहीं रखते क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो अच्छी नहीं होती, तो बच्चे बोर हो जाते हैं, ये भी बात है। तो अभी हम इस वीडियो में आज मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले पार्ट को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने दो वीडियोस में पीछे वाले पार्ट को पढ़ लिया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। कुछ भी पूछना हो, कहना हो, सुनना हो, कुछ बात कहनी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं वहाँ पर आपकी बात को सुनूंगा और उस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है ना। तो कोई टॉपिक पढ़ना हो तो आप बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो देखिए यहाँ पर लिखा है द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स। तो प्राइमेटा आपको पता है वो वाला ऑर्डर है जो कि आपका मंकी, एप्स और ह्यूमन बीइंग को रखता है। इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल साइकिल। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिन इन प्यूबर्टी इज कॉल्ड मिनार्क। तो ये सवाल 1 नंबर का आता है, यहाँ से पूछते हैं कि पहला मेंस्ट्रुएशन जो है उसे क्या कहते हैं, तो उसे मिनार्क कहते हैं। In human females, menstruation is repeated at an average interval of 28 to 29 days, sometime 32, 30, 31, 33 इस तरह से भी होता है, पर जो नॉर्मल डेज है रिपीटेशन के वो 28 to 29 डेज है। इसमें आपका हार्मोन्स का एक बहुत बड़ा रोल है। जितने भी ज़्यादा सवाल होते हैं नीट के या फिर जो भी बोर्ड में भी आते हैं सीबीएसई में, वो यहीं से ही इसके इर्द गिर्द घूमते होते हैं। ये वाली बात आप ध्यान रखना। तो लिखा है द साइकिल ऑफ इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द लास्ट, और नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज द मेंस्ट्रुअल साइकिल। वन ओवम इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द ओवुलेशन। जैसे कि आपको पता है, मैं बता भी देता हूँ आपको कि जब ओवम रिलीज होता है, आपका ओवुलेशन होता है ओवरी से। आपने पिछले वाली वीडियो में पढ़ा होगा, आप नहीं पढ़ा तो देख सकते हैं जा करके। मैंने पढ़ा है कि वहाँ पर जो ओवम निकलता है वो आपका सेकेंडरी oocyte स्टेज में होता है। और ये एक इम्पोर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखना है। जो ओवुलेशन है उस टाइम पर रिलीज जो ओवम हो रहा है वो सेकेंडरी oocyte स्टेज में रिलीज होगा। ये क्वेश्चन बनेगा तो ध्यान रखेंगे। एंड इज रिलीज ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। द मेजर इवेंट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल आर शोन इन फिगर 3.9। तो ये थ्योरी हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इस फिगर को ध्यान से समझेंगे। यही आपको समझना भी है और इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। तो बात ऐसी है, शुरू करते हैं इससे कि आपका जब कोई फीमेल होती है, लड़की होती है, और उस लड़की के अंदर अब एक दिन मान लेते हैं, मान लीजिए ए फर्स्ट ऑफ एनी डे, मतलब फर्स्ट ऑफ एनी डेट, कोई भी फर्स्ट मंथ हो सकता है, कहीं से भी शुरू कर लो। मान लो 1 जुलाई मान लेते हैं। तो वहाँ से क्या होता है, उसकी बॉडी में आपको ये 4 इवेंट अलग अलग करके पढ़ने पड़ेंगे। पिट्यूटरी के हार्मोन्स का लेवल पढ़ना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा ओवरी में उसी टाइम पर क्या होता है, आपको पढ़ना है यूट्रस में उसी टाइम पर क्या होता है, आपको पढ़ना है उसी टाइम पर जो आपके ओवेरियन हार्मोन्स होते हैं वो क्या करते हैं। तो 4 अलग अलग चीज़ें हैं, चारों को एक साथ सम्मिलित करके पढ़ना है कॉम्बिनेशन में। तो देखते हैं क्या बात है। शुरू यहाँ से करते हैं हम। आपको माइंड मेकअप ऐसे ही करना है। शुरू ऐसे करते हैं कि भाई देखो, मान लो किसी दिन जो है LH और FSH जो है वो बनना शुरू होते हैं। ये बॉडी में LH FSH जो है एंटीरियर पिट्यूटरी से गोनाडोट्रोपिन्स दोनों कहलाते हैं। इन दोनों का अपन क्या बोलते हैं, गोनाडोट्रोपिन्स। तो गोनाडोट्रोपिन्स जो है वो आपके एंटी पिट्यूटरी से बनना शुरू होते हैं। उनके बनने से शुरू होने से क्या होता है, जो आपकी जो फीमेल है उसकी ओवरी में बहुत सारे जो आपके प्राइमरी oocytes होते हैं वो आपके इस अवस्था में पाए जाते हैं। प्राइमरी oocytes के चारों तरफ ये इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं प्राइमरी oocyte। और प्राइमरी oocyte के बाहर एक सेलुलर लेयर है, इसे कहते हैं ग्रेन्यूलोसा सेल्स की एक लेयर है।
और इस तरह के प्राइमरी फॉलिकल टाइप के स्ट्रक्चर्स बहुत सारे ओवरी के अंदर पाए जाते हैं। तो होता यह है कि जब LHFSH बनते हैं, शुरू होते हैं बनना मान लो, तो उसी के प्रभाव के कारण यहाँ से कोई एक फॉलिकल जिसका अरेस्ट खुल जाता है। अरेस्ट क्या है? ये जो प्राइमरी oocyte मैंने इसके अंदर बताया, मैं बता दूं आपको, ये आपका अरेस्ट इन डिप्लोटीन, जो मियोसिस 1 है, मियोसिस 1 की डिप्लोटीन अवस्था जो होती है उसमें ये अरेस्ट होता है। तो इसका मियोटिक अरेस्ट खुल जाता है। मैं आपको यहाँ ऐसे बोल रहा हूँ कि भाई मियोटिक अरेस्ट खुल गया है। तो ओवरी में अपन बात कर रहे हैं, ये केस कहाँ चल रहा है? ओवरी के अंदर। ये वाला जो भाई पढ़ रहे हैं ओवरी के अंदर है। तो ओवरी के अंदर मियोटिक अरेस्ट खुल गया है, LHFSH बनना शुरू हो गए हैं। बनता हुआ LHFSH आप ध्यान से देखेंगे, अब चीज़ों को मैं जैसे बताऊंगा वैसे समझना है। LHFSH जो है उसमें से मान लो आप ये जो सेल्स हैं, ग्रेन्युलोसा सेल्स हैं, इनकी जो संख्या है वो बढ़ने लगती है और उसकी वजह से फॉलिकल का साइज बढ़ता है। धीरे धीरे फॉलिकल का साइज इंक्रीज होता है। बढ़ते हुए फॉलिकल की जो है FSH, मैं आपको मार्क करके दे रहा हूँ, ये FSH जो है ग्रेन्युलोसा सेल्स पर काम कर रहा है। करता तो LH भी है, पर यहाँ अभी आगे चल के बताऊंगा LH कहाँ काम करता है। पर यहाँ ध्यान रखना है कि FSH काम कर रहा है। और FSH के काम करने से मैं बता दूं, जो आपका ग्रोइंग फॉलिकल है उसकी जो ग्रेन्युलोसा सेल्स है, वो ग्रेन्युलोसा सेल्स आपकी एस्ट्रोजन बना रही हैं। आप ऐसा याद कर लेना, ठीक है। ग्रेन्युलोसा सेल्स क्या फॉर्म कर रही हैं? एस्ट्रोजन हार्मोन बना रही हैं FSH के प्रभाव में, ठीक है ना। ये वाली बात समझो। फिर वो एस्ट्रोजन जो बन रहा होता है, वो एस्ट्रोजन जो है आता है, देखो ये लाइन यहाँ बन रही है ना, ये एस्ट्रोजन बन रहा है। ये एस्ट्रोजन जो है यहाँ आता है, कहाँ पर? यूट्रस में। और यूट्रस के अंदर ये एस्ट्रोजन जो है, जो आपकी यूट्रल लाइनिंग है, एंडोमेट्रियम है, उसको बढ़ाता है, एंडोमेट्रियम के प्रोलिफरेशन में मदद करता है। और दूसरा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स वगैरह है उनको भी देखता है। पर ये भाई जो यूट्रस के अंदर जो एंडोमेट्रियम है उसको प्रोलिफरेट करना शुरू करता है, ठीक है। 4 दिन तक तो, शुरुआती 4 दिन जो होते हैं तब तक तो फॉलिकल बढ़ता रहता है। तब तक यहाँ जो मेंसिस है, यानी कि जो आपकी एंडोमेट्रियम है, शुरुआत में उसका ब्रेकडाउन होता है। वो मैं लास्ट में बताने वाला हूँ आपको ये वाली बात। तो उसके बाद फिर क्या होता है? एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन होता है, ब्लड की सप्लाई उसके अंदर बढ़ने लगती है। ये काम हो रहा है एस्ट्रोजन के कहने से। और एस्ट्रोजन बन रहा है कहाँ से? जो ग्रेनुलोसा सेल्स है वहाँ से। और उनको कौन कह रहा है? FSH कह रहा है। ये क्लियर कर लेना। फिर धीरे धीरे क्या होता है? FSH LH तो चलो बढ़ते रहते हैं, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बनते रहते हैं। पर यहाँ आप देखो, ग्रोइंग फॉलिकल जो ओवरी के अंदर होता है, उस फॉलिकल में आपका मियोसिस चालू है। ध्यान रखना, मियोसिस 1 में डिप्लोटीन जो थी वो खुल गई है, डायकाइनेसिस हुआ होगा। उसके बाद चालू हो गया मेटाफेज 1 शुरू हो गया होगा। मेटाफेज 1 के बाद एनाफेज 1 ये कंटिन्यू है, ठीक है ना। तो यार ये चल रहा होगा यहाँ पर। ये एक बात कहाँ हो रही होगी? येलो कलर का पार्ट जो है ना, ये वाला, इसके अंदर आपकी मियोसिस चल रही है, क्योंकि ये oocyte है। उसके बाद जो फॉलिकल है, ये फॉलिकल में आप देख सकते हो धीरे धीरे चीज़ों को ऐसा हुआ है। बाहर की तरफ मैं कहूँ कि ये एक लेयर बन गई है, मैं मान लेता हूँ इसको, ये एक लेयर बन गई है थीका, ठीक है। ये थीका बन जाती है और अंदर की जो फॉलिकल का साइज है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो इस टाइम पर इस फॉलिकल को कहेंगे सेकेंडरी फॉलिकल। क्या कहेंगे? सेकेंडरी फॉलिकल। फिर थोड़ा और फॉलिकल का साइज बढ़ता है और उसके अंदर एक बड़ी सी कैविटी बन जाती है इस तरह की। इस कैविटी को कहते हैं एंट्रम। क्या बोलते हैं? एंट्रम। अब एंट्रम थोड़ी धीरे धीरे बड़ी होती है। एंट्रम के बड़े होने से जो आपका oocyte है वो थोड़ा नीचे खिसक जाता है, नीचे, ठीक है। देखो आप, ये एंट्रम थोड़ा बड़ी हुई, बड़ी होने से आपका जो oocyte है वो नीचे चला गया। ये येलो वाला पार्ट क्या है? ये oocyte है। ये oocyte कहाँ चला गया? थोड़ा नीचे चला गया। और कुछ ग्रेनुलोसा सेल्स ने इसको घेर लिया है। मैं ब्लैक मार्क कर रहा हूँ, ये वाला। कुछ ग्रेनुलोसा सेल्स ने इसको चारों तरफ से घेर लिया है, ठीक है, oocyte को। और बाहर ये कैविटी है, इसको कहते हैं एंट्रम। और एंट्रम के अंदर भरा हुआ है एक फ्लूइड जिसे कहते हैं एंट्रल फ्लूइड, ठीक है ना। इस टाइम पर ये फॉलिकल जो है, अगर मैं कहूँ कि ये टर्शरी फॉलिकल है, मान लेते हैं टर्शरी फॉलिकल है ये, तो टर्शरी फॉलिकल में आपका, इसको हम एंट्रल फॉलिकल भी बोल सकते हैं, ये एंट्रल फॉलिकल है। इसमें आप देखो, इसके अंदर जो है, यहाँ पर आपको लगेगा कि ये जो oocyte है ये किसी चीज़ के ऊपर लटका हुआ है, लाइक इस तरह से बना है। ये oocyte है और इसके चारों तरफ कुछ सेल्स हैं और उन्होंने इसको ऐसे ऐसे करके कवर किया है इस तरह से। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी चीज़ के ऊपर ये रखा हुआ हो और इसके चारों तरफ ग्रेन्युलोसा सेल्स ने इसे घेर रखा है, oocyte को। तो ये जो स्ट्रक्चर स्टॉक जैसी बनती है, इसको कहते हैं, ये जो स्टॉक बनी है जिसने इसको पकड़ रखा है यहाँ पे, इसको कहते हैं क्यूमुलस। ये एनसीईआरटी में दिया नहीं है पर फिर भी बता देता हूँ।
क्यूमुलस ओफोरिकस, ठीक है, ये भी ग्रेनुलोसा सेल से ही बना है, क्यूमुलस ओफोरिकस भी, जिस पर ये टिका हुआ है, ठीक है, लग रहा है ऐसा टिका हुआ है, और इसके बाहर जो है ग्रेनुलोसा सेल्स ही है, ये भी जो कवरिंग है ये वाली, ये भी ग्रेनुलोसा सेल्स की है, ठीक है ना। तो अभी क्या होगा, यहाँ पर जो थीका थी वो थीका डिवाइड होकर दो लेयर बना लेगी, एक तो थीका एक्सटर्ना और एक बना लेगी मान लो थीका इंटरना। तो थीका एक्सटर्ना जो होती है वो आपकी होती है थोड़ी सी फाइब्रस, और थीका इंटरना जो होती है वो वेस्कुलर होती है, उसमें सप्लाई ब्लड की वगैरह की होती है, ये वाली बात ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो ये बन गया टर्शरी फॉलिकल। एक और बात मैं बता दूं, जब टर्शरी फॉलिकल बन जाता है, मतलब देखो ऊ साइड का तो अंदर चल रहा है मियोसिस, और बाहर फॉलिकल की जो है साइज बढ़ रही है, ठीक है, उसकी साइज बढ़ाने में रिस्पॉन्सिबल है। अब देखो मैं बता दूं आपको, यहाँ एलएच भी काम करता है, थीका लेयर जो होती है ना उसके ऊपर एलएच भी काम करता है, थीका की सेल्स के ऊपर, और ग्रेनुलोसा सेल्स पर एफएसएच काम करता है, ये वाली बात है, ये यहाँ ज़्यादा बताया नहीं गया है, ठीक है। तो वो ही एस्ट्रोजन बनवाने में मदद भी करते हैं, ये वाली बात भी है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देख लो कि हुआ क्या है, टर्शरी फॉलिकल के अंदर धीरे धीरे क्या हुआ है, मियोसिस 1 जो थी वो पूरी हो जाती है। तो आपको ये याद रखना है कि मियोसिस 1 कंप्लीट कब हो जाती है, जब आपका टर्शरी फॉलिकल होता है। और मियोसिस 1 होने से क्या बनेगा, एक बनेगा ओवम, वो सॉरी एक मान लो, चलो ओवम बोल देते हैं, वैसे उसको बोलते नहीं ओवम, एनसीईआरटी ने लिखा है तो मैं बोल देता हूँ ओवम, या फिर आप समझ लो सेकेंडरी oocyte बना होगा, और एक बनेगी पोलर बॉडी, दो चीज़ें बनेगी। पोलर बॉडी फर्दर डिवाइड नहीं करेगी, पर 1 ओवम जो बचेगा, जो सेकेंडरी oocyte बचेगा, वो फर्दर अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो डिवाइड करता है, वो वाली बात अलग से बात कर लेंगे उस पर, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि यहाँ दो चीज़ें हैं, पोलर बॉडी बनी है और सेकेंडरी oocyte बना है, तो ये अभी जो है अंदर ये सेकेंडरी oocyte है, ना कि प्राइमरी oocyte, क्योंकि प्राइमरी oocyte में मियोसिस 1 कंप्लीट हो चुकी है, अब ये बचा हुआ सेकेंडरी oocyte है, और मान लो एक पोलर बॉडी है इसके पास यहाँ पे, ठीक है। तो अब होगा क्या, अब होगा ये कि ये थोड़ा और ग्रो करेगा, लास्ट में थोड़ा और ग्रो करता है और एक ग्राफियन फॉलिकल बना लेता है। क्या बनाता है, ग्राफियन फॉलिकल। तो ग्राफियन फॉलिकल जो है भाई, उस वो सब मतलब बड़ा साइज हो जाता है और ज़्यादा थोड़ा सा, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखो कि एक दिन फिर क्या हुआ है, धीरे धीरे एफएसएच और एलएच चल रहे थे अपना, फिर क्या हुआ कि एफएसएच और एलएच में देखो एक दिन पूरा बढ़ गए, तो एक दिन क्या हुआ, एलएच और एफएसएच का इंक्रीज हुआ। ध्यान रखना ये है कि एलएच भी बढ़ा है और एफएसएच भी बढ़ा है। बच्चों को ये लगता है कि केवल एलएच बढ़ा है, तो ये गलती ना करना, एलएच भी बढ़ता है, एफएसएच भी बढ़ता है, मतलब गोनेडोट्रोपिन दोनों बढ़ते हैं, तो दोनों गोनेडोट्रोपिन बढ़े हैं। इसके बढ़ने से बोलते ऐसा है कि एलएच सर्ज हुआ है, तो इसकी वजह से जो ग्राफियन फॉलिकल, टर्शरी नहीं, टर्शरी के बाद थोड़ा और ग्रो करता है, ग्राफियन फॉलिकल जो होता है उसके अंदर से आपका जो ओवुलेशन होता है, आपका जो oocyte है अलोंग विद दैट पर्टिकुलर क्यूमुलस ओफोरिकस, उसका जो स्टॉक था नीचे का, उसके साथ साथ पूरा का पूरा जो आपका oocyte है, सेकेंडरी oocyte है, वो बाहर पेरिटोनियल कैविटी में आ जाता है, ओवरी से बाहर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये रिमेनेंट फॉलिकल है, बचा हुआ फॉलिकल रह जाता है और ओवुलेशन हो जाता है 14वें दिन, हम मानते हैं पर्टिकुलरली 14 डे पर ओवुलेशन हो जाता है। एलएच सर्ज के कारण बढ़ता एफएसएच भी है, ये बात ध्यान रखेंगे, एलएच एफएसएच दोनों बढ़े हैं, पर ज़्यादा एलएच बढ़ा है, जिसके कारण आपका ओवुलेशन हुआ है। ओवुलेशन में सेकेंडरी oocyte बाहर निकला है, ये सेकेंडरी oocyte है भाई साहब, इसे नोट कर लेना जरूर, सेकेंडरी oocyte अलॉन्ग विद द पोलर बॉडी, और ये जो उसकी स्टॉक चारों तरफ की थी वो भी, साथ में बहुत सारी सेल्स जो चारों तरफ थी, ग्रेनुलोसा सेल्स वो भी आ गई हैं। अब इसकी जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं वो यहाँ पर एक लेयर बना लेंगी, उसे हम कोरोना रेडिएटा कहते हैं, वो हम बाद में पढ़ लेंगे थोड़ा आगे चल के, है ना, लेयर्स वगैरह आगे देखेंगे। तो अभी के लिए oocyte बाहर आ गए पेरिटोनियल कैविटी में, और बचा हुआ फॉलिकल ओवरी के अंदर रह जाता है। अब आप इस पे समझेंगे, इतने में ही देखो नीचे क्या हो रहा है, जब एस्ट्रोजन ज़्यादा बढ़ रहा था ना, देखो भाई ग्रोइंग फॉलिकल है, ग्रोइंग फॉलिकल एस्ट्रोजन तो बनाएगा ना, तो ग्रोइंग फॉलिकल एस्ट्रोजन बढ़ा रहा है, तो एस्ट्रोजन बढ़ रहा है। अब क्या हो रहा है, बढ़ने से एस्ट्रोजन के जो आपकी यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम थी वो प्रोलिफरेट कर रही है, बड़ी हो रही है, तो हो रही है, ठीक है, यहाँ तक 14वें दिन तक ठीक ठाक बड़ी हुई है। अब ये क्या हुआ कि oocyte तो निकल गया बाहर और आपका फॉलिकल बच गया अंदर, क्योंकि एलएच सर्ज हुआ था। उसके बाद एकदम ड्रॉप आएगा एफएसएच और एलएच का, फिर से ड्रॉप आ जाता है हॉर्मोन्स का। फिर क्या होगा, फिर यहाँ पर जो डेवलपिंग जो आपका रिमेनेंट ऑफ फॉलिकल था, वो बचा हुआ फॉलिकल आपका, उसके अंदर ब्लड की सप्लाई हो जाती है, ब्लड चला जाता है, और वहाँ पर वो फिर जो है एक ल्यूटिन सेल्स बन जाती हैं, जो कि स्ट्रक्चर बना लेगा एक, उसे कहेंगे कॉर्पस ल्यूटियम। ध्यान रखना,
रेमेनेंट ऑफ फॉलिकल, बचा हुआ फॉलिकल ही ओवरी के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम नाम की एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है जिसके अंदर ल्यूटिन सेल्स होती हैं। इस कॉर्पस ल्यूटियम की मैं बात बता दूं, ये भैया LH के रिस्पॉन्स में, इसको जरूर ध्यान रखना है, मतलब LH मैं निशान लगा रहा हूँ LH से, तो ध्यान रखेंगे कि LH के रिस्पॉन्स में ये भाई साहब आपके प्रोजेस्टेरॉन को बढ़ावा दे रहे हैं। ध्यान रखना है, LH बढ़ेगा तो ये आपका प्रोजेस्टेरॉन बढ़ेगा, और LH बढ़ेगा कह रहा हूँ, LH काम करेगा कॉर्पस ल्यूटियम पर तो ये प्रोजेस्टेरॉन बनाएगा, प्रोजेस्टेरॉन जाएगा वहीं पर, कहाँ पर, यूट्रस में, और वो एंडोमेट्रियम को और ज़्यादा मजबूत, और ज़्यादा जो प्रोलिफरेट करेगा उसके अंदर और ज़्यादा ब्लड सप्लाई बढ़ाएगा, क्योंकि इसको लगता है कि अब प्रेगनेंसी होने वाली है, क्योंकि जो आपका oocyte है वो आपका फैलोपियन ट्यूब में चला जाएगा, वहाँ पहुँच गया होगा फैलोपियन ट्यूब में, और वहाँ पर आपको पता है एम्पुला वाले रीजन में अगर स्पर्म हुआ तो वहाँ फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं, यूट्रस को ना तैयार कर रहे होते हैं कि भाई अब इसमें इम्प्लांटेशन होने वाला है, तो इनको लगता है इसको तैयार कर देते हैं, तो ये इसको तैयार कर रहे होते हैं बढ़िया से, तो ब्लड सप्लाई भयंकर रूप से बढ़ा देते हैं इसके अंदर, जैसे ज़मीन को पहले जोतते हैं सीड बोने से पहले, तो वैसा ही ये इसको तैयार कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है, ये बढ़ रही है किसके कारण, प्रोजेस्टेरॉन के कारण। ये कौन बना रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम। साथ ही साथ कॉर्पस ल्यूटियम एक और चीज़ बनाता है, देखो यार ये भी ध्यान रखना कि कॉर्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन भी बनाता है। ध्यान रखना है कि ये इनहिबिन नाम का एक और हार्मोन बनाता है जो इनहिबिट करने का काम करता है LH को। ठीक है, LH को ये वापस से फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू इनहिबिट भी कराता है, रुकवा भी देता है काम। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो अभी क्या है, बढ़ता रहेगा। मान लो प्रेगनेंसी नहीं होती है, 14वें दिन के बाद ये 15वें दिन बना होगा, 16वें 17वें 18वें 19वें 20वें 30वें इस तरह चलता रहेगा। देखो 20 21 दिन 22 दिन 23 दिन 24 25, तो इस तरह से 25 दिन तक ये बढ़िया से अपना प्रोलिफरेट करेगी। इसको लगता है कि सही इम्प्लांटेशन होने वाला है, पर भाई एक दिन क्या होता है, LH की मात्रा बॉडी में बढ़ती जाती है, प्रोजेस्टेरॉन भी बढ़ता जाता है। तो बढ़ता हुआ प्रोजेस्टेरॉन कहता है कि भैया मेरा काम नहीं हो रहा है, निगेटिव फीडबैक उठाओ और LH को बंद करो। तो बढ़ता हुआ प्रोजेस्टेरॉन और इनहिबिन जो है ये LH बंद करा देंगे, फिर LH हो जाएगा कम। मान लो LH लो हो गया, LH हो गया लो, तो लो LH जो होगा, जब जैसे ही LH कम हो जाएगा तो फिर ये कॉर्पस ल्यूटियम खत्म हो जाएगा। तो रिग्रेसिंग कॉर्पस ल्यूटियम मतलब कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेटिंग, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो रहा है क्योंकि LH कम हो रहा है। LH इसने खुद ही कम कराया है, प्रोजेस्टेरॉन ने जाकर के बोला भाई बंद कर दो इसको, ये फीडबैक मैकेनिज्म है। ठीक है, इनिबिशन दे दिया इसने कि भाई बंद करो LH को, काम नहीं हो रहा है, जरूरत नहीं है, प्रेगनेंसी नहीं है। ठीक है ना, तो ये बंद कर देगा, फिर कॉर्पस ल्यूटियम काम करना बंद कर देगा। कॉर्पस ल्यूटियम काम नहीं करेगा तो प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन बनना बंद हो जाएंगे। कॉर्पस ल्यूटियम काम नहीं करेगा तो प्रोजेस्टेरॉन भी बंद हो जाएगा और एस्ट्रोजन भी बंद हो जाएगा, ये दोनों बनना बंद हो जाएंगे। जब ये बनना बंद हो जाएंगे तो जो एंडोमेट्रियम था उसका सपोर्ट हट जाएगा। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शंस जो मायोमेट्रियम जो लेयर है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होंगे, उसके कारण फिर आपकी 29th डे के लगभग एंडोमेट्रियम का ब्रेक डाउन हो जाएगा, एंडोमेट्रियम टूट जाएगी। ठीक है ना, तो जिस दिन एंडोमेट्रियम टूटती है एंड दैट इज द फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसी दिन अगर हम शुरुआत में बात करें यहां पर, उसी पहले दिन पर जिस दिन एंडोमेट्रियम का ब्रेक डाउन होता है, उसी पहले दिन पर ही ऐसा होता है कि आपका ओवरी के अंदर फिर से LHFSS जो है बॉडी में बनना शुरू होते हैं, गोनेडोट्रोपिन्स। फिर से ओवरी के अंदर बहुत सारे जो आपके बचे हुए प्राइमरी oocytes अलोंग विद देयर ग्रेनुलोसर सेल्स हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स हैं, उनमें से किसी एक में जो है वो डेवलप करना शुरू करता है, उसका मियोटिक अरेस्ट खुल जाता है। कहते हैं ऐसे हैं जो ज़्यादा एस्ट्रोजन बनाता है वही आगे जाता है, पर ये सब बातें NCERT में दी नहीं गई हैं। तो खैर हम समझ लेंगे कि उनमें से एक और शुरू हो गया ऐसे ही साइकिल, और फिर 14वें दिन फिर से ओवुलेशन होगा, फिर आगे कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, फिर से खत्म होगा, फिर से चलता रहता है। तो हर एक बार हर महीने मतलब 28 डेज के इंटरवल पर हर बार एक सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा, और वो सेकेंडरी oocyte फिर फैलोपियन ट्यूब में जाएगा। फर्टिलाइजेशन हो गया दैट्स ओके, नहीं हुआ तो फिर से वो आगे जाएगा और वो यूट्रस तक पहुंचेगा, वहाँ पर फिर से ब्रेक डाउन होगा अलोंग विद द सेकेंडरी oocyte एंड द एंडोमेट्रियम, दे विल ब्रेक डाउन एंड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल दे विल कम आउट फ्रॉम द वजाइना। तो वो सब जो चीज़ें हैं वो वजाइना से बाहर आ जाती हैं। तो वो मेंस्ट्रुअल साइकिल का पहला दिन होता है, ये वाली बात आप ध्यान रखोगे। ठीक है ना, ठीक है ना। अब यहाँ से ध्यान रखने की बात ये है कि यू हैव टू काउंट द डे फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन से, पहले दिन यहाँ से काउंट करते हैं, और 14 डे पर ओवुलेशन होता है। तो ये जरूर ध्यान रखना, पर डिपेंड करता है कि ओवुलेशन कब होगा। ये हार्मोनल इम्बैलेंस वगैरह भी होते हैं तो उसमें उल्टा सीधा हो जाता है। तो ये बोलते हैं डॉक्टर्स या फिर
साइंस ऐसे बोलती है कि 10 दिन से लेकर के 17th डे तक का जो विंडो है दैट इज द फर्टाइल विंडो। इसमें किसी भी दिन ओवुलेशन हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द हार्मोनल कंसंट्रेशंस, ठीक है ना। तो यार ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का पूरा एकदम चार्ट है, इसी से ही क्वेश्चन बनते हैं, इससे बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं। तो ध्यान से इसको पढ़ना एक बारी चीज़ों को, और पहले वाली वीडियो जरूर देख लेना ताकि आपको, मैंने पहले भी वीडियो में समझाया हुआ है कि ओवरी के अंदर ओवुलेशन कैसे होता है और चीज़ें, फॉलिकल का डेवलपमेंट कैसे होता है, वो सब समझाया है, ठीक है ना। तो अभी हम इसके नीचे वाली लाइन को देखते हैं, ये ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा है, अगर आपको वर्ड आता है मेंस्ट्रुएशन, तो ये मेंस्ट्रुएशन जो है भैया आपका यूट्रस के अंदर हो रहा है, यूट्रस से ब्रेकडाउन हो रहा है। अगर आप देखोगे फोलिकुलर फेज, तो ये ओवरी के लिए बात हो रही है, फोलिकुलर प्रोलिफरेटिव बात हो रही है यूट्रस के लिए, और अगर ल्यूटियल फेज की बात हो रही है तो ये ओवरी के लिए बात हो रही है, और सिक्रेटरी बात हो रही है तो ये यूट्रस के लिए बात हो रही है। ये वाली बात ध्यान रखना, मतलब यूट्रस में सिक्रेटरी फेज बोलते हैं और ल्यूटियल फेज बोलते हैं ओवरी में, क्योंकि ल्यूटियम वही है, कॉर्पस ल्यूटियम वही होता है। तो ये दो नाम दे रखे हैं, तो ध्यान से पढ़ लेना इसको, है ना। चलो, तो अभी अपन यहाँ से पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है कि द साइकिल स्टार्ट विद इन द मेंस्ट्रुअल फेज व्हेन मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर एंड इट लास्ट फॉर 3 to 5 days. The menstrual flow result due to the breakdown of endometrial lining of the uterus and its blood vessels, which form the liquid that comes out through vagina. Menstruation only when occurs if the release ovum is not fertilized. तो अगर रिलीज ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है, रिलीज ओवम वो सेकेंडरी oocyte कहते हैं भाई, ओवम सेकेंडरी oocyte अवस्था में निकला है, ठीक है ना, ये ध्यान से पढ़ लेना। Lack of the menstruation may be indicative of pregnancy. However, it may also be caused due to some other underlying cause like stress, poor health, etc. आयरन की कमी वगैरह भी होती है तो भी menstruation नहीं होता है, ये भी एक कारण है। The menstrual phase is followed by the follicular phase. 5 दिन बाद follicular development चलता है। During this phase, the primary follicle in the ovary grow to become a fully mature Graafian follicle after 13.5 days, maybe it could be, and simultaneously the endometrium ऑफ यूट्रस रीजनरेट थ्रू प्रोलिफरेशन। तो इसमें रोल है भैया एस्ट्रोजन का, मतलब अभी तक तो एस्ट्रोजन का ही रोल है, और ओवुलेशन के बाद प्रोजेस्टेरोन का भी रोल है ना। लिखा दी चेंज इन द ओवरी एंड द यूट्रस आर इंड्यूस्ड बाय द चेंज इन द लेवल ऑफ द पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन। दोनों ही तरह के हार्मोन इसमें काम कर रहे होते हैं। लिखा है द सिक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन्स LH and FSH increase gradually during the follicular phase and stimulate follicular development as well as secretion of estrogen by the growing follicle. Both LH and FSH attain a peak level. Both, केवल LH ना लगा के आ जाना, बहुत मारूंगा भैया भगवान कसम, ध्यान रखना। बोथ, दोनों, both LH and FSH attain a peak level in the middle of the cycle at the about 14 day. Rapid secretion of LH leading to the maximum level of during mid cycle called LH surge. तो यार ये सवाल है, LH surge क्या है आप बता देना। It induces the rupture of the Graafian follicle and thereby the release of ovum, ovulation. फिर से बता रहा हूँ, secondary oocyte है ना। चलो, the ovulatory phase is followed by the luteal phase during which the remaining part of the Graafian follicle transforms into corpus luteum. बचा हुआ ग्राफियन फोलिकल का जो सामान है वही फिर कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है। इससे पहले वो एक स्ट्रक्चर बनाता है कॉर्पस हीमोरेजिकम। जब उसमें ब्लड भर जाता है तो वो कॉर्पस हीमोरेजिकम होता है, जो एनसीईआरटी ने नहीं दिया है, तो हम पढ़ेंगे केवल कॉर्पस ल्यूटियम। द कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन विच इज एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द एंडोमेट्रियम। ये भी सवाल बनेगा यहाँ से, प्रेगनेंसी का हार्मोन है ये। एंड सच एन एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ द ओवम, ठीक है ना, फर्टिलाइज ओवम। तो फर्टिलाइज ओवम को आकर के कहाँ घुसना होता है, एंडोमेट्रियम में घुसना होता है। सच एन एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर द फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज ओवम एंड अदर इवेंट ऑफ प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स एंड देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। द कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट, क्योंकि ध्यान रखना LH बंद हो जाएगा, क्योंकि इनिबिशन होगा, फीडबैक मैकेनिज्म होगा, LH को बंद करा देंगे, बंद होगा LH, फिर धीरे धीरे कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस होगा और प्रोजेस्टेरोन बनना बंद हो जाएगा और एंडोमेट्रियम टूट जाएगी। दिस कोज डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम लीडिंग टू द मेंस्ट्रुएशन, मार्किंग ए न्यू साइकिल इन ह्यूमन बीइंग्स। मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेज अराउंड 50 years of age. दैट इज द टर्म मीनोपोज। तो मीनार्क शुरुआत होती है, मीनोपोज लास्ट होता है,
एंड साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव साइकिल, फेज एंड एक्सटेंड बिटवीन मिनार्क एंड मिनोपोज। तो मिनार्क और मिनोपोज के बीच की जो घटना है वही आपकी जो पूरा जो लाइफ है, रिप्रोडक्टिव लाइफ है वो है, ठीक है ना। तो ये किसी में थोड़ा कम टाइम चलती है, किसी में थोड़ा ज़्यादा टाइम चलती है। इसके बाद एक छोटा टॉपिक है फर्टिलाइजेशन, जो कि इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें समझने की हैं। यहाँ एनसीईआरटी बहुत कम बताती है, एक डायग्राम की मदद से मैं आपको समझाऊंगा, उसको समझना, फिर एनसीईआरटी वाले टॉपिक को हम आराम से समझ जाएंगे। सबसे पहले आप एक चीज़ को देख लें, थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो ऐसा है कि जो आपका ये है ओवम, सेकेंडरी oocyte है, इसको ओवम बोल रहे हैं बार बार, ठीक है, सेकेंडरी oocyte है। तो इसमें हो क्या रहा है, इसके कुछ लेयर्स होती है, जैसे इसके बाहर आप देखोगे अंदर जो है इसके यहाँ पर हम कह रहे हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फिर है इसके यहाँ पर जो पेरीविटलाइन स्पेस है एक, और यहाँ पर आपका उसके बाहर जो है जोना पेल्यूसिडा है। मैं एक सवाल फिर से बता रहा हूँ, जोना पेल्यूसिडा एक सिक्रीशन है या फिर सिक्रीटरी लेयर है, जो कि मे बी कुड बी पॉलीसेक्राइड्स की बनी हुई है, और सेकेंडरी oocyte ने इसको रिलीज़ किया है, सेकेंडरी oocyte ने इसको सिक्रेट किया है। तो ये सवाल आता है नॉन सेल्यूलर लेयर, तो एक क्वेश्चन कर देना कि जोना पेल्यूसिडा जो है वो नॉन सेल्यूलर है, ये भी सवाल आएगा। उसके बाद जो ग्रेन्युलोसा सेल्स थी उन्होंने एक लेयर बनाई है, उसे कहते हैं कोरोना रेडिएटा, और ये जो है आपकी सेल्यूलर लेयर होती है, ये भी सवाल आता है, ठीक है ना। चलिए फिर ये यहाँ पर कुछ जो है इसके बीच में कुछ कंपाउंड मिलते हैं, वो उसको जोड़ के रखते हैं, उस पर हम बात करेंगे अभी बाद में। तो ये तो थी स्ट्रक्चर वाली पार्ट। अब हम देख लेते हैं फर्टिलाइजेशन कैसे होता है और क्या है। तो ये डायग्राम आपके लिए है यहाँ पर, इसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। देखिए सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले बता दूं मैं आपको एक बात, जो आपका ओवम होता है उसके अंदर गोले गोले जो आपको दिख रही है, इनको कहते हैं कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स। ये वाली चीज़ आप ध्यान से देख लो, ये होता है। और फिर मैं बताता हूँ शुरुआत में, सबसे पहले यहाँ पर आप देखो प्रोटीन रिसेप्टर्स होते हैं कुछ। मैं बताऊँ यहाँ पर एक चीज़ होती है फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन रिएक्शन होती है, वो आपको समझ लो, कभी पूछ ले कोई तो। देखो मैं बताता हूँ, एक तो होता है ये रिसेप्टर, मान लो ये तो है रिसेप्टर, और ये है स्पर्म का पार्ट, और ये ओवम का पार्ट है, ठीक है। तो ओवम के पास होता है एंटी फर्टिलाइजिन, एक स्पीसीज का एंटी फर्टिलाइजिन उसी स्पीसीज के फर्टिलाइजिन रिसेप्टर से जुड़ता है, और ये रिकॉग्नाइज करता है कि ये मेरा ही ओवम है। ये वाली बात ध्यान रखना, मतलब फीमेल वाले पार्ट के पास जो होता है वो तो होता है फर्टिलाइजिन, और मेल वाले स्पर्म के पास जो होता है वो होता है एंटी फर्टिलाइजिन। ये वाला ध्यान रखना प्लीज़, हाँ। चलिए फिर यहाँ पर दिखा है प्रोटीन रिसेप्टर्स होते हैं, जेलिकोट है जो बाहर, सेकेंडरी जो जोना पेल्यूसिडा है वो है। फिर आपको पता होगा कि एक्रोसोम्स के अंदर बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो कि जोना पेल्यूसिडा को या फिर जो कोर्टिकल जो कोरोना रेडिएटा है उसकी सेल के बीच में जो एसिड होता है उसको तोड़ देते हैं, ठीक है ना। हाइलुरोनिक एसिड होता है वहाँ पर, यहाँ इसके पास एक एंजाइम होता है हाइलुरोनिडेज, वो उसको तोड़ता हुआ अंदर जाता है। फिर आप देख रहे हो स्पर्म अंदर जा रहा है, स्पर्म हेड अंदर जा रहा है। यहाँ लिखा है एक्रोसोमल रिएक्शन, इसका मतलब ये होता है कि एक्रोसोम जो है वो अपना कंटेंट जो है वो रिलीज आउट कर रहा होता है। एक्रोसोम जा करके स्पर्म की मेम्ब्रेन से जुड़ता है, फिर अपना कंटेंट जो होता है उसको रिलीज करता है, उसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं उनको बाहर निकालता है, और फिर बाहर निकले हुए एंजाइम जो धीरे धीरे क्या करते हैं, इसको पेनिट्रेशन को बढ़ाते हैं, जो कोरोना रेडिएटा है उसको भी तोड़वाते हैं, जो जोना पेल्यूसिडा है उसको तोड़ते हुए अंदर जाता है स्पर्म आपका। ध्यान रखना हमारे में जो ह्यूमन बींग्स में स्पर्म पूरा अंदर चला जाता है, मतलब एग के अंदर घुस जाता है, ये वाली बात है। तो यहाँ देखो अब स्पर्म अंदर जा रहा है धीरे धीरे, ग्रोथ ऑफ द एक्रोसोमल प्रोसेस, उसके बाद स्पर्म जो है पूरा रास्ता बना लेता है, फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाता है दोनों का। पर यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, जैसे ये यहाँ पर पहुँचता है मेम्ब्रेन वाले पार्ट तक पहुँचेगा, वैसे ही अंदर कोर्टिकल जो ग्रेन्यूल्स थे, ये वाले कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो होते हैं, इनके अंदर एक कंटेंट भरा होता है, वो सारा कंटेंट निकल के पेरीवेटलाइन स्पेस जो है उसमें भर जाता है यहाँ पर। और फिर एक जो ह्यूमन का जो स्पर्म का जो एग जो न्यूक्लियस था, जिसको हम बोल सकते हैं मेल प्रोन्यूक्लियस है, ये अंदर चला जाएगा, और पेरीवेटलाइन स्पेस जो होगा उसके अंदर भर जाएंगे कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स का जो कंटेंट है वो, ठीक है। वो बाहर जोना पेल्यूसिडा तक भी आ जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी चेंज हो जाती है, और ये नो मोर स्पर्म विल एडेड टू दिस, और स्पर्म इसके अंदर फिर नहीं घुस पाते, ये वाली बात है। मतलब ये इंश्योर करता है कि दो स्पर्म अंदर ना आए, एक ही स्पर्म अंदर आए, ये वाली बात है, ठीक है। और फिर इसको जो लेयर बनेगी उसको हम फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन भी कहते हैं, यानी कि जो
जो कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स का कंटेंट निकल के बाहर फंसेगा इसमें आकर के और ये मोटी हो जाएगी ऐसे, तो इसको अपन बोलते हैं फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। ये वाली बात ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है, और ज़्यादा कहीं बनाने को आए तो ये डायग्राम आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, बना सकते हैं। थ्योरी वाले लोग इसको बना दे, ना बनाए तो भी काम चल जाएगा, ज़्यादा चक्कर नहीं पालना, ठीक है। तो ये आसान है। फिर ये अंदर जाएगा मेल प्रोन्यूक्लियस, अंदर एग के साइटोप्लाज्म में एग जो फीमेल प्रोन्यूक्लियस होगा, और दोनों फिर आपस में फ्यूज करेंगे और जाइगोट बनेगा। ये वाली बात है, ठीक है। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, ड्यूरिंग द कॉपुलेशन और कोएटस सीमेन इज रिलीज बाय द पेनिस इनटू द वेजाइना, इंसेमिनेशन होता है, और द मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली और पास थ्रू द सर्वाइक्स, एंटर द ड्यूटरस एंड फाइनली रीच टू एम्पुलरी रीजन। तो सवाल आएगा फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, एम्पुलरी रीजन आपको लगा के आना है पेपर में, ठीक है। तो पहले ऐसे पढ़ाते थे, एम्पुला स्थमिक जंक्शन पढ़ाते थे, तो अभी आपकी किताब में एम्पुलरी रीजन है। एक बार समरी में भी देख लेना क्या दिया है, ध्यान से पढ़ लेना। ऑफ द फैलोपियन ट्यूब द ओवम रिलीज बाय द ओवरीज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड टू द एम्पुलरी रीजन। ओवम भी कहाँ पहुँच जाएगा, एम्पुला में। वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, एम्पुला में होता है। क्वेश्चन है फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अगर इफ द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली, मतलब दोनों एक साथ आएंगे तो फर्टिलाइजेशन की संभावनाएं बढ़ती है। एंड ऑफ द एम्पुलर रीजन दिस इज द रीजन वाई नॉट ऑल कॉपुलेशन लीड टू द फर्टिलाइजेशन, मतलब हर बार कॉपुलेशन जो होता है वो फर्टिलाइजेशन को लीड नहीं करता है, क्योंकि साइमल्टेनियस आना होता है दोनों को। लिखा द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, यानी कि प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन अ स्पर्म कम्स इन द कॉन्टैक्ट विद जोना पेल्यूसिडा लेयर ऑफ द ओवम एंड इंड्यूस चेंज इन द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक द स्पर्म एडिशनल स्पर्म। तो ये ध्यान रखना, जब स्पर्म यहाँ आता है तो मैंने समझाया आपको बहुत सारे चेंजेस होते हैं मेम्ब्रेन में, जोना पेल्यूसिडा में, और वहाँ पर फिर फालतू के स्पर्म अंदर नहीं जाते हैं। अगर चला जाए तो वो डीजनरेट हो जाता है, ये वाली बात है, ठीक है। दस इट इंश्योर्स दैट ओनली वन स्पर्म कैन एंटर इनटू द ओवम। द सिक्रेशन ऑफ द एक्रोसोम्स हेल्प इन द स्पर्म एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म। तो सिक्रेशन आपको पता ही है, एक्रोसोम के अंदर जोनालाइसिस, हाइलुरोनिडेज, इस तरह के एंजाइम्स होते हैं जो कि इनको तोड़ते हुए अंदर जाते हैं। साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम थ्रू द जोना पेल्यूसिडा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी तोड़ता हुआ अंदर जाएगा, ठीक है ना। लिखा है एंड दिस इंड्यूस द कंप्लीशन ऑफ द मियोटिक डिवीजन, जिसकी वजह से मियोसिस पूरा हो जाता है। अब सुनो, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है वैसे ही अंदर जो आपका सेकेंडरी oocyte है, मैं बता दूं आपको, जो सेकेंडरी oocyte का जो न्यूक्लियस है वो मेटाफेज सेकंड में अरेस्ट है। तो वो मेटाफेज सेकंड में अरेस्ट होता है, तो जब वो फ्यूज फर्टिलाइजेशन होता है तो उसका मेटाफेज सेकंड वाला अरेस्ट खुल जाता है, और उसके बाद वो एनाफेज 2 और टीलोफेज 2 करता है फटाक से, एक और पोलर बॉडी बनाता है और एक ओवम बनाता है। नाउ इट फॉर्म ओवम, एक्चुअली ओवम अब बोलते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद, पर किताब बोल रही है बार बार तो समझ नहीं आ रहा है क्या सीन है, ठीक है। चलिए, दिस इंड्यूस द कंप्लीशन ऑफ द मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte and the second meiotic division is also unequal and result to the formation of second polar body and a haploid ovum। तो अब बनेगा ओवम, ठीक है ना। बिना फर्टिलाइजेशन के ओवम नहीं बनता। ऐसा कोई सवाल आए तो एक महिला में 30 साल तक फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ओवम 0 लगा के आना है, ठीक है। Soon the haploid nucleus of the sperm and that of ovum fuse together to the form zygote। How many chromosome will be there? zygote में 46 क्रोमोसोम होंगे अगर वो ह्यूमन बीइंग का है तो, है ना। 23 स्पर्म में, 23 एग के। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो को रोक रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो जो है यहाँ पर ख़त्म हो जा रही है, ज़्यादा बड़ी नहीं रखेंगे। इससे अगली वीडियो में हम थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ज़्यादा कवर करेंगे, और होप सो नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर कमेंट करके बताना, और ऐसी ही और वीडियोज़ देखने के लिए, अपनी नीट की तैयारी को कंटिन्यू करने के लिए, मेरे साथ पढ़ने के लिए लगातार चैनल पर बने रहना, और शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, सब करना, क्योंकि यार आपका ये सब जो शेयर करना वगैरह होता है इससे मोटिवेशन मिलता है, सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन मिलता है, मतलब अपने साथ लोग जुड़ते हुए दिखते हैं तो किसी को भी अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच पूरी देखने के लिए वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।